हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अमेजिंग फैक्ट्स एंड जीके में। आज हम बात करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता को हम बिल्कुल ही विस्तार से देखने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल अमेजिंग फैक्ट्स एंड जीके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बात शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता पूर्व हड़प्पा काल 3300 से 2500 ईसा पूर्व, परिपक्व काल 2600 से 1900 ईसा पूर्व, उत्तरार्ध हड़प्पा काल 1900 से 1300 ईसा पूर्व। विश्व की नदी घाटी सभ्यताओं में से एक प्रमुख सभ्यता है जो प्रमुख रूप से दक्षिण एशिया के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में, जो आज तक उत्तर पूर्व अफगानिस्तान, तीन शुरुआती काल में से एक थी। इन तीन में से सबसे व्यापक तथा सबसे चर्चित है। सम्मानित पत्रिका नेचर में प्रकाशित शोध के अनुसार ये सभ्यता कम से कम 8000 वर्ष पुरानी है। ये हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं इसका विकास। सिंधु घाटी, इसका विकास सिंधु और घग्गर, जिसे अकड़ा, प्राचीन सरस्वती के किनारे है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा, राखीगढ़ी इसके प्रमुख केंद्र थे। दिसंबर 2014 को चुगदा में भीरडाड़ा को सिंधु घाटी का एक अब तक का खोजा गया है। सबसे प्राचीन नगर माना गया। ब्रिटिश काल में हुई खुदाइयों के आधार पर पुरातत्व इतिहासकारों का अनुमान है कि ये अत्यंत विकसित सभ्यता है। ये शहर अनेक बार बसे और उजड़े हैं। 7वीं शताब्दी में जब लोगों ने पंजाब प्रांत में ईंटों के लिए मिट्टी की खुदाई की, तब वहाँ से बनाई ईंटें मिली जिन्हें लोगों ने भगवान का चमत्कार माना है और उनका उपयोग घर में बनाने में किया। इसके बाद 1826 में चार्ल्स मेसन ने पहली बार इस पुरानी सभ्यता को खोजा। कनिंघम ने 1856 में इस सभ्यता के बारे में सर्वेक्षण किया। 1856 में कराची से लाहौर के मध्य रेलवे लाइन के दौरान बर्टन बंधुओं द्वारा हड़प्पा सभ्यता की सूचना सरकार को दी। इसी क्रम में 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के निर्देशन में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई थी। 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन द्वारा जॉन मार्शन को भारतीय पुरातत्व विभाग का महानिदेशक बनाया गया था। प्लेट ने इस पुरानी सभ्यता के बारे में एक लेख लिखा था। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन किया। इस प्रकार इस सभ्यता का नाम हड़प्पा कालीन के नाम से जाना जाता है। रकालदास बनर्जी मोहनजोदड़ो का खोजकर्ता माना जाता है। इन्होंने 1922 में इसकी खोज की थी। नेक्स्ट बात करते हैं, ये सभ्यता सिंधु नदी के किनारे फैली हुई थी, इसलिए इससे सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया गया। प्रथम बार नगरों के उदय के कारण प्रथम नगरीकरण भी कहा जाता है। प्रथम बार कांस्य के प्रयोग के कारण इसे कांस्य सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के 1400 केंद्रों को खोजा जा सका, जिसमें से 925 केंद्र भारत में हैं। 80% स्थल सरस्वती नदी और उसकी सहायक नदियों का आसपास हैं। अभी तक कुल खोजों में 3% स्थलों का उत्खनन हो पाया है। नए शोध में सिंधु घाटी सभ्यता से भगवान शिव और नाग के प्रमाण मिले हैं। इस आधार पर कहा गया है कि ये सभ्यता निषाद आदि भील से संबंधित रही होगी। नेक्स्ट बात करते हैं नाम की उत्पत्ति के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता के नाम की उत्पत्ति के बारे में बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र अत्यंत व्यापक था। ये सिंधु या इंडस नदी के किनारे बसने वाली सभ्यता है और अपने भौगोलिक उच्चारण की विभिन्नताओं की वजह से इस इंडस को सिंधु कहने लगे। आगे चलकर इसी ने यहाँ के रहने वाले लोगों ने हिंदू उच्चारण का जन्म हुआ। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से इस सभ्यता के परिणाम मिले। अतः विद्वानों ने इस सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया है, क्योंकि ये क्षेत्र सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में आते हैं। पर बाद में रोपड़, लोथल, कालीबंगा, बनावली, रंगपुर आदि क्षेत्रों में भी इस सभ्यता के अवशेष मिले हैं जो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र से बाहर थे। अतः कई इतिहासकार इससे सभ्यता का प्रमुख केंद्र हड़प्पा होने के कारण इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम देना
अधिक ऊंची समझा, जबकि हकीकत में इस नदी का नाम अंदुस है। नेक्स्ट बात करते हैं, इंडियन पुरातत्व विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल ने 1924 में अंदुस 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे। नेक्स्ट बात करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार के बारे में बात करते हैं। सभ्यता का संसार की सभी प्राचीन सभ्यताओं के क्षेत्र में अनेक गुना बड़ा और विशाल था। इस परिपक्व सभ्यता के केंद्र स्थल पंजाब सिंध में था। तत्पश्चात इसका विस्तार दक्षिण और पूर्व की दिशा में हुआ। इस प्रकार हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत पंजाब सिंध बलूचिस्तान के भाग ही नहीं बल्कि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सीमांत भाग भी थे। इसका फैलाव उत्तर में मांडा में चेनाब नदी के तट से लेकर दक्षिण में देमाबाद महाराष्ट्र तक और पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान समुद्र तट के सूत कांगडोर पाक के सिंध प्रांत से लेकर उत्तर पूर्व में आलमगीर में हिरण्य तक मेरठ और कुरुक्षेत्र तक था। प्रारंभिक विस्तार जो था उसमें संपूर्ण क्षेत्र त्रिभुज के आकार का था। उत्तर में जम्मू के मांडा से लेकर दक्षिण में गुजरात के भोगातार तक और पश्चिम में अफगानिस्तान से सूत कांगडोर से पूर्व में उत्तर प्रदेश के मेरठ तक था। इसका क्षेत्रफल 20 लाख वर्ग किलोमीटर था। इस तरह क्षेत्र आधुनिक पाकिस्तान से बड़ा था। प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया से भी बड़ा है। इसी पूर्व तीसरी और दूसरी शताब्दी से संसार भर में किसी सभ्यता का क्षेत्र हड़प्पा संस्कृति से बड़ा नहीं था। अब तक भारतीय उपमहाद्वीप में इस संस्कृति के कुल 1500 स्थल का पता किया जा चुका है। इनमें से कुछ आरंभिक अवस्था के हैं, कुछ परिपक्व अवस्था के हैं, कुछ उत्तरवर्ती अवस्था के हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, परिपक्व अवस्था वाले कम जगह सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी से पूर्व भूवैज्ञानिकों तथा विद्वानों का मानना है कि मानव सभ्यता का अविभाज्य आर्यों से हुआ है, लेकिन सिंधु घाटी के साक्ष्यों के बाद इनका भ्रम दूर हो गया। उन्हें यह स्वीकारना पड़ा कि आर्यों के आगमन से वर्षों पूर्व ही प्राचीन भारत की सभ्यता पल्लवित हो चुकी थी। इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता के नाम से नाम दिया। इनमें से आधे दर्जनों की नगर की संख्या दी जा सकती है। इनमें 2 नगर बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, पंजाब का हड़प्पा और सिंध का मोहनजोदड़ो मूलतः जो मोहनजोदड़ो शब्द अर्थ प्रेतों का टीलों या मुर्दों का टीला दोनों ही स्थल पाकिस्तान में हैं। दोनों एक दूसरे से 483 किलोमीटर दूर हैं। इंदुस नदी द्वारा जुड़े हुए थे। तीसरा नेर मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण में चंदूड़ो स्थल पर था। चौथा नगर गुजरात के खंभात की खाड़ी के ऊपर लोथल नामक स्थल पर था। इसके अतिरिक्त राजस्थान के उत्तरी भाग में कालीबंगा शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ तथा हरियाणा के हिसार में जिले का बनावली। इन सभी स्थलों पर परिपक्व तथा उन्नत हड़प्पा संस्कृति के दर्शन होते हैं। सूत कांगडोर सुरकोटड़ा के समुद्र तटीय नगरों में इसी संस्कृति की परिपक्व अवस्था दिखाई देती है। इन दोनों की विशेषता एक नगर दुर्ग का होना, उत्तर हड़प्पा का अवस्था और गुजरात के काटेवाड़ प्रायद्वीपीय में रंगपुर और रोजड़ी स्थल पर पाई जा गई है। इस सभ्यता की जानकारी सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मेसन को प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट बात करते हैं प्रमुख नगर के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर के बारे में बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल है हड़प्पा जो पाकिस्तान में है, पंजाब पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदड़ो ये सिंध पाकिस्तान लड़काना ज़िले में है। लोथल ये गुजरात के अंदर है। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में है। बनावली ये हरियाणा के फतेहाबाद जनपद में है। आलमगीर ये उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले में है। सूत कांगडोर ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। नेक्स्ट बात करते हैं कोटदीजी ये सिंध पाकिस्तान में है। चंदूड़ो के बारे में बात करते हैं, ये पाकिस्तान में है। सुरकोटड़ा ये गुजरात के कच्छ ज़िले में है। नेक्स्ट बात करते हैं हिंदू कच्छ पर्वतमाला के अफगानिस्तान में। सोरतुगोई ये नहरों के परिणाम यहाँ पर नहरों के परिणाम मिले हैं। मंदुगाक जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत के विभिन्न राज्यों में सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न शहर गुजरात है। गुजरात के अंदर कौन कौन से स्थल हैं?
गुजरात के अंदर है लोथल है, सुरकोटड़ा है, रंगपुर है, रोजी है, मालवद है, देसूल है, धोलावीरा है, प्रभात पटन है, भगत राव है। नेक्स्ट बात करते हैं हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल है। हरियाणा के अंदर रखीगढ़ी है, भीरडाना है, बनावली है, कुणाल है, मितातल है। पंजाब के अंदर बात करते हैं, पंजाब के अंदर रोपड़ है, बाड़ा है। नेक्स्ट बात करते हैं संगोल है जो जिला फतेहगढ़ पंजाब के अंदर है। महाराष्ट्र के प्रमुख स्थलों के बारे में बात करते हैं। महाराष्ट्र में दाइमाबाद है, बनावली है, कुणाल है, मितातल है। महाराष्ट्र में महाराष्ट्राबाद भी है। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान के अंदर कालीबंगा प्रमुख स्थल है। जम्मू कश्मीर के अंदर मांडा है। अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के नगर निर्माण नियोजन के बारे में। इस सभ्यता की सबसे विशेष बात है यहाँ की विकसित नगर निर्माण योजना है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों नगरों का अपने दुर्ग के जहाँ शासक वर्ग का परिवार रहता था। प्रत्येक नगर के दुर्ग के बाहर एक उसमें निम्न स्तर का शहर था जहाँ ईंटों के मकाने में सामान्य लोग रहते थे। इन नगरों के भवनों के बारे में विशेष बात यह थी कि जाल की इस तरह विन्यास थे, यानी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। नगर अनेक आयताकार खंडों में विभक्त हो जाता था। ये बात सभी सिंधु बस्तियों पर लागू होती है, चाहे छोटी हो या बड़ी। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो के भवन बड़े होते हैं। वहाँ के स्मारक इस बात के परिणाम है कि वहाँ के शासक मजदूर जुटाने कर संग्रह से परम कुशल थे। ईंटों की बड़ी बड़ी इमारतें देखकर सामान्य लोगों को ये लगेगा कि शासक कितने प्रतापी और प्रतिष्ठावान थे। मोहनजोदड़ो का अब तक का सबसे प्रसिद्ध स्थल विशाल सार्वजनिक मोहनजोदड़ो जो अब तक सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध स्थल है। यहाँ पर विशाल स्नानागार जिसका जलाशय दुर्ग टीलों में है स्थापित का एक सुंदर उदाहरण है। ये 11.88 मीटर लंबा है, 7.1 मीटर चौड़ा है, 2.43 मीटर गहरा है। दोनों सीटों पर तल जाने की सीढ़ियाँ लगी है। बगल में कपड़े बदलने के कमरे है। स्नानागार का फर्श पक्की ईंटों का बना हुआ है। पास के कमरों में एक बड़ा सा कुआं है जिसका पानी निकालकर हौज में डाला जाता था। हौज के कोने में एक निर्गम है जिससे पानी बहकर नाले में जाता था। ऐसा माना जाता है कि ये विशाल स्नानागार धर्म अनुष्ठान संबंधी स्नान के लिए बना होगा जो भारत में पारंपरिक रूप से धार्मिक कार्यों के लिए आवश्यक रहा। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी संरचना अनाज रखने का कोठार है जो 45.71 मीटर लंबा है और 15.23 मीटर चौड़ा है। हड़प्पा के दुर्ग में 6 कोठार मिले हैं जो ईंटों के चबूतरों पर 2 पातों में खड़े हैं। एक कोठार 15.23 मीटर लंबा, 6.9 मीटर चौड़ा नदी के किनारे से कुछ एक दूरी पर है। इन बाहरी इकाइयों का तल क्षेत्र लगभग 838.125 वर्ग मीटर है जो लगभग उतना ही होता है जितना मोहनजोदड़ो का कोठार का था। हड़प्पा के कोठारों को दक्षिण में खुला फर्श है। इस पर 2 कतारों में ईंटों के वर्ताकार चबूतरे बने हुए हैं। फर्श की दरारों में गेहूं जो के दाने मिले हैं। इसे प्रतीत होता है कि इन चबूतरों का फसल की दवनी होती है। हड़प्पा में 2 कमरों वाले बैरक भी मिले हैं जो शायद मजदूर के रहने के लिए बने हैं। कालीबंगा में नगर के दक्षिण में ईंटों के चबूतरे बने हुए जो शायद कोठारों के लिए बने होंगे। इस प्रकार स्पष्ट है कि कोठार हड़प्पा सभ्यता के अभिन्न अंग थे। नेक्स्ट बात करते हैं हड़प्पा संस्कृति के नगरों में ईंट का इस्तेमाल। हड़प्पा संस्कृति में ईंट का इस्तेमाल एक विशेष बात थी क्योंकि इस समय मिस्र के भवनों में धूप में सूखी ईंट का प्रयोग हुआ है। समकालीन मेसोपोटामिया में पक्की ईंटों का प्रयोग मिलता है तो इतने बड़े पैमाने पर नहीं जितना कि सिंधु घाटी सभ्यता में मिलता है। मोहनजोदड़ो की जल निकास प्रणाली अद्भुत थी। लगभग हर नगर के हर छोटे बड़े मकान में प्रांगण और स्नानागार होता था। कालीबंगा के अनेक घरों में अपने अपने कुएं होते थे। घरों का पानी बहकर सड़कों तक
आता जहाँ नीचे मोरियां नालियाँ बनी थी। अक्सर ही मोरियां ईंटों और पत्थरों की सीलियों से ढकी हुई थी। सड़कों की इन मोरियों में नरमोके भी बने होते हैं। सड़कों और मोरियों का अवशेष बनावली में भी मिले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के आर्थिक जीवन के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता का आर्थिक जीवन के सिंधु घाटी की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान थी, किंतु व्यापार और पशुपालन भी प्रचलन था। यहाँ के निवासियों से विश्व में सबसे पहले कपास की खेती शुरू की थी, जिसे यूनान के लोगों ने इसे सीडन कहने लगे। यहाँ के लोग आवश्यकता से अधिक अनाज का उत्पादन करते। इसके अलावा कपड़ा, जौहरी का काम, मनके और ताबीज बनाने का काम भी प्रचलित था, जिसे विदेशों में निर्यात किया जाता था। नेक्स्ट बात करते हैं और कृषि और पशुपालन के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता के कृषि और पशुपालन के बारे में अनाज के मुकाबले में सिंधु प्रदेश पूर्व में ही बहुत उपजाऊ था। ईसा पूर्वी 34 सदी में सिकंदर के एक इतिहासकार ने कहा कि सिंध इस देश के उपजाऊ क्षेत्र में गिना जाता है। पूर्व काल में प्राकृतिक वनस्पति बहुत ही थी, जिसके कहाँ यहाँ अच्छी वर्षा होती है। यहाँ के वनों में ईंटें पकाने और इमारतें बनाने के लिए लकड़ी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल में लाई जाती थी, जिसके कारण धीरे धीरे वनों का विस्तार सिमटता गया। सिंधु की उर्वरकता एक कारण सिंधु नदी से प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ भी थी। गांव की रक्षा के लिए खड़ी पक्की ईंट की दीवार इंगित करती है। बाढ़ हर वर्ष आती थी। यहाँ के लोग बाढ़ के उतर आने के बाद नवंबर के महीने में बाढ़ वाले मैदान में बीज बो देते थे। अगली बाढ़ के आने से पहले अप्रैल के महीने में गेहूं और जौ की फसल को काट लेते थे। जहाँ कोई पावड़ा या फाल तो नहीं मिला, लेकिन कालीबंगा की प्राग हड़प्पा सभ्यता के कूट हल रेखा मिले हैं, जिससे उनके आभास होता है कि राजस्थान में इस काल में हल जोते जाते हैं। सिंधु घाटी के लोग गेहूं, जौ, राई, मटर, ज्वार आदि अनाज पैदा करते थे। वे 2 किस्म के गेहूं पैदा करते थे। बनावली में जौ उन्नत किस्म का है। इसके अलावा तिल, सरसों उपजाते थे। इससे सबसे पहले कपास भी यहीं पर पैदा किया गया। इसी नाम पर यूनान के लोग सीडन कहने लगे हैं। हड़प्पा एक कृषि प्रधान संस्कृति है। यहाँ पर लोग पशुपालन भी करते। बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सूअर आदि पाले जाते थे। हड़प्पाई लोग हाथी व गेंडे का भी ज्ञान था। नेक्स्ट बात करते हैं पशुपालन के अंदर। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का दूसरा व्यवसाय पशुपालन था। यहाँ लोग दूध, मांस, कृषि कार्य और भार ढोने के लिए इनका प्रयोग करते थे। ये लोग गाय, भैंस, बकरी, बैल, कुत्ते, मोर, बिल्ली, हाथी, सूअर, बकरी, मुर्गियाँ पाला करते थे। इन लोगों को घोड़ों और लोहे की जानकारी नहीं थी। हड़प्पा के लोग तांबा, खेतड़ी, झुंझुनू राजस्थान तथा बलूचिस्तान से प्राप्त करते हैं। सोना कर्नाटक तथा अफगानिस्तान से प्राप्त करते थे। उद्योग धंधों के बारे में बात करें, यहाँ के नगरों में अनेक व्यवसाय धंधे प्रचलित थे। मिट्टी के बर्तन बनाने में ये लोग बहुत ही कुशल थे। मिट्टी के बर्तनों पर काले रंग से भिन्न भिन्न प्रकार के चित्र बनाए जाते थे। कपड़ा बनाने का व्यवसाय उन्नत अवस्था में था। उनका विदेशों में निर्यात भी होता था। जौहरी का काम भी उन्नत अवस्था में था। मनके और ताबीज बनाने का कार्य भी उन्नत अवस्था में था तथा उसका विदेशों में व्यापार निर्यात किया जाता था। जौहरी का काम भी उन्नत व्यवस्था में था। मनका और ताबीज बनाने का कार्य भी लोकप्रिय था। अभी तक लोहे की कोई वस्तु नहीं मिली है, अतः सिद्ध होता है कि लोहे का ज्ञान नहीं था। बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के समय ये व्यापार के बारे में। यहाँ के लोग आपस में पत्थर, धातु, सकल, हड्डी आदि का व्यापार करते थे। एक बड़े भूभाग से ढेर सारी सील, एक रूप, लिपि और मानवीकृत मापतोल के परिणाम मिले हैं। वे चक्के से परिचित थे और संभवतः आजकल इस इक्के रथ जैसा कोई वाहन प्रयोग करते हैं। ये अफगानिस्तान और ईरान, फ्रांस से व्यापार करते थे। उन्होंने उत्तरी अफगानिस्तान में एक वाणिज्य उपनिवेश स्थापित किए, जिसे उन्हें व्यापार में सहूलियत होती थी। बहुत ही हड़प्पाई सील मेसोपोटामिया में मिली हैं, जिनसे लगता है कि मेसोपोटामिया से भी उनका व्यापार संबंध था। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में मेलवा के साथ व्यापार के परिणाम मिले हैं। साथ ही 2 मध्यवर्ती व्यापार केंद्रों का उल्लेख हुआ है, दिलमुन और माकान। दिलमुन पहचान शायद पारस की खाड़ी के बहरीन के की जा सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं राजनीतिक जीवन के बारे में।
सिंधु घाटी सभ्यता के राजनीतिक जीवन के बारे में बात करते इतना तो स्पष्ट है कि हड़प्पा की विकसित नगर निर्माण प्रणाली, विशाल सार्वजनिक स्नानागार का अस्तित्व और विदेशों से व्यापारिक संबंध किसी बड़ी राजनीतिक सत्ता के बिना नहीं हुआ होगा। इस पर पुख्ता परिणाम नहीं मिले हैं कि यहाँ शासक कैसे थे और शासन प्रणाली का स्वरूप क्या था, लेकिन नगर व्यवस्था को देखकर लगता है कि कोई नगर निगम जैसी स्थानीय शासन वाली संस्था थी। सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में बात करते हैं। हड़प्पा में पक्की मिट्टी की स्त्रियां मूर्ति पाई भारी संख्या में मिली हैं। एक मूर्ति स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधा दिखाया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं विद्वानों के मत से ये पृथ्वी की देवी की प्रतिमा है और इसका निकट संबंध पौधे का जन्म और वृद्धि से रहा होगा। इसीलिए मालूम होता है कि यहाँ के लोग धरती को उर्वरता की देवी समझते हैं, इससे की पूजा उसी तरह करते हैं जिस तरह मिस्र के लोग नील नदी की आइसिस की है। लेकिन प्राचीन मिस्र की तरह यहाँ समाज भी मार्त प्रधान था। मार्त प्रधान था कि नहीं ये कहना मुश्किल है। कुछ वैदिक सूत्रों में पृथ्वी माता की स्तुति है। धौलावीरा के दुर्ग में एक कुआं मिला जिसके नीचे तरफ जाती सीढ़ी हैं। उनमें से एक खिड़की है जहाँ पर दीपक जलाने के सबूत मिले हैं। उस कुएं से सरस्वती नदी का पानी आता था। ये शायद सिंधु घाटी के लोग उस कुएं के जरिए सरस्वती की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों में एक सील पाया जाता है जिसमें से एक योगी का 3 या 4 मुख वाला। कई विद्वान मानते हैं कि ये योगी शिव मेवाड़ जो कभी सिंधु घाटी सभ्यता की सीमा पर थे, वे आज भी 4 मुख वाले शिव के अवतार एकलिंग जी की पूजा होती है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शवों को जलाया करते थे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे नगरों की आबादी लगभग 50,000 पर थी, फिर भी वहाँ में केवल 100 के आसपास ही कब्रें मिली हैं जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि शव जलाते थे। लोथल और कालीबंगा आदि जगहों पर हवन कुंड मिले हैं जो वैदिक होने का परिणाम है। ये स्वास्तिक के चित्र भी मिले हैं। यहाँ पर स्वास्तिक के चित्र भी मिले हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि हिंदू धर्म द्रविड़ों का मूल धर्म था और शिव द्रविड़ों के देवता थे जिन्हें आर्यों ने अपना लिया था। कुछ जैन और बौद्ध विद्वान ये मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जैन या बौद्ध धर्म के थे, पर मुख्य धारा के इतिहासकारों ने यह बात नकार दी है। इसकी अधिक प्रमाण भी नहीं है। प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया में पुरातत्वविदों को कई मंदिरों के अवशेष मिले हैं, पर सिंधु घाटी में आज तक कोई मंदिर नहीं मिला है। मार्शल आदि इतिहासकार मानते हैं कि सिंधु घाटी के लोग अपने घरों में, खेतों में या नदी किनारे पूजा करते थे, पर अभी केवल बृहत स्नानागार या विशाल स्नानागार ही एक ऐसा स्मारक है जिसे पूजा स्थल माना गया है। जैसे आज हिंदू गंगा में नहाने जाते हैं, वैसे ही सैंधव लोग नहाकर पवित्र हुआ करते थे, यहाँ पवित्र हुआ करते थे। नेक्स्ट बात करते हैं शिल्प और तकनीक के बारे में। यद्यपि इस युग के लोग पत्थरों के बहुत सारे औजार तथा उपकरण प्रयोग करते थे, पर कांसे के निर्माण से भली भांति परिचित थे। तांबे तथा टीन को मिलाकर धातु शिल्पी कांसे का निर्माण करते थे। हालांकि यह दोनों में से कोई भी खनिज प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं था। सूती कपड़े भी बुने जाते थे, लोग नाव भी बनाते थे। मुद्रा निर्माण, मूर्ति का निर्माण के साथ बर्तन बनाना भी प्रमुख शिल्प था। प्राचीन मेसोपोटामिया की तरह यहाँ के लोगों ने लेखन कार्य का आविष्कार किया था। हड़प्पालाई लिपि का पहला नमूना 1853 ईस्वी में मिला। 1923 में पूरी लिपि का प्रकाश में आई, परंतु अब तक पढ़ी नहीं जा सकी। लिपि का ज्ञान हो जाने के कारण निजी संपत्ति का लेखा जोखा आसान हो गया। व्यापार के लिए उन्हें माप तोल की आवश्यकता हुई, उन्होंने इसका प्रयोग किया। बाढ़ की तरह कई वस्तुएं मिली हैं, उनसे पता चलता है कि तौल में 16 या उसके आवर्तकों जैसे 16, 32, 48, 64, 160, 320, 640, 1280 इत्यादि का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट बात करते हैं। दिलचस्प बात तो ये है कि आधुनिक काल तक भारत में 1 रुपया 16 आने का होता है। 1 किलो में 4 पाव होते हैं और हर पाव में
4 कनवा यानी 1 किलो में 16 कनवा होते हैं। बात करते हैं अवसान के बारे में। सिंधु घाटी के अवसान के बारे में ये सभ्यता का मरकूज 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक रही है। ऐसा आभास होता है कि यह सभ्यता अपने अंतिम चरणों में हास उन्मुख थी। इस समय मकानों में पुरानी ईंटों के प्रयोग की जानकारी मिलती है। इसे विनाश के कारणों पर विद्वान सहमत नहीं हैं। सिंधु घाटी के सभ्यता अवसान के पीछे विभिन्न तर्क दिए जाते हैं। आक्रमण, जलवायु परिवर्तन, पारिस्थितिकी असंतुलन, बाढ़, भूतात्विक परिवर्तन, महामारी, आर्थिक कारण आदि। ऐसा लगता है कि इस सभ्यता का पतन का कोई कारण नहीं था, बल्कि विभिन्न कारणों के मेल से ऐसा हुआ जो अलग अलग समय में एक साथ होने की संभावना है। मोहनजोदड़ो में नगर और जल निकास की व्यवस्था से महामारी की संभावना कम लगती है। भीषण अग्निकुंड के परिणाम भी प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो के एक कमरे से 14 नर कंकाल मिले हैं जो आक्रमण और आगजनी महामारी के संकेत हैं। अधिकांश विद्वानों के मत अनुसार इस सभ्यता का अंत बाढ़ के प्रकोप से हुआ है। चूंकि सिंधु घाटी सभ्यता के नदियों के किनारे विकसित हुई, इस बाढ़ आना स्वाभाविक था। ये तर्क सर्वमान्य है, परंतु कुछ विद्वान मानते हैं कि केवल बाढ़ के कारण इतनी विशाल सभ्यता समाप्त नहीं हो सकती। इसलिए बाढ़ के अलावा भिन्न भिन्न कारणों का समर्थन भिन्न भिन्न विद्वान करते हैं, जैसे आग लग जाना, महामारी, बाहरी आक्रमण आदि। हड़प्पा सभ्यता के पतन की व्याख्या करते हुए मार्टिमर व्हीलर ने आर्य आक्रमण की अवधारणा दी, किंतु आरंभ से ही इस विचार का खंडन किया जाने लगा था। अपने मत के पक्ष में व्हीलर मोदी ने कुछ पुरातात्विक तथा साहित्यिक प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने मोहनजोदड़ो से 26 ऐसे नर कंकालों का साक्ष्य प्रस्तुत किया जिसके सिर पर नकुले अस्तर के गाँव चेंज थे। प्रोग्राम हड़प्पा से कब्र एच का परिणाम प्रस्तुत करते हैं। उससे आक्रमणकारी कैलाश बताते हैं। उसी तरह साहित्यिक साक्ष्य के रूप में ऋग्वेद में वर्णित इंद्र तथा हरिरूपीय शब्द का दृष्टांत प्रस्तुत किया, किंतु उसके द्वारा प्रस्तुत पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हैं तथा साहित्यिक साक्ष्य संदिग्ध। उदाहरण के लिए मैं 26 कंकालों के आधार पर आर्य आक्रमण की अवधारणा तार्किक नहीं लगती, विशेषकर इसलिए मोहनजोदड़ो नामक स्थल के पतन तथा वैदिक आर्यों के आगमन के पीछे 300 से 400 वर्ष का काल अंतर है। फिर नवीन शोध के आधार पर यह बात पुष्ट हो चुकी है कि कब्र गाय में एच नर कंकाल इस स्थल के पतन के काल के हैं। अतः जहाँ तक ऋग्वेद के उद्धरण का सवाल है, हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि यह किसी एक काले कृति नहीं है, वरन इस बहुत बाद में लिखित रूप में दिया गया है। ये वजह हम मार्टी व्हीलर उपयुक्त कथन से सहमत नहीं हो सकते हैं। अब बात करते हैं चित्रदीर्घा के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता के नगर एवं वहाँ पर कुएं व स्नान घर है। ये एक बैल की मूर्ति मिली है। लोथल स्थित प्राचीन नगर में एक नाली के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं लाल मिट्टी से बने एक पात्र का अवशेष है। ये अनुष्ठानों तथा समारोह में प्रयुक्त होने वाला पात्र ईसा पूर्व 2600 से 2450 ईसा पूर्व का ये पात्र है। दोस्तों, हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बहुत ही विस्तार से बताया है। नगर नियोजन, पशुपालन, कृषि आदि के बारे में विस्तार से बताया है। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अपनों दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।